Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat and welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं इस सीरीज़ में MAPC सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MPCE 011 विच इज़ साइकोपैथोलॉजी एंड उसकी हम फर्स्ट ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं विच इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी. अभी तक हमने एंशिएंट सुपरनैचुरल बिलीफ्स के बारे में पढ़ लिया है, बायोलॉजिकल मॉडल्स के बारे में पढ़ लिया है एंड लास्ट क्लास में हमने साइकोलॉजिकल अप्रोचेस शुरू कर दी थी और हमने उसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी थी, राइट. एंड आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल अप्रोचेस में आपका साइको एनालिटिक अप्रोच, ओके, विच वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. सो लेट्स स्टार्ट विद द next topic under psychological approaches, which is psychoanalytic approach. So this is the topic of today, psychoanalytic approach. Okay, and it was given by Sigmund Freud. नाम तो उनका थोड़ा बड़ा था बट शॉर्टकट में उनको सिगमंड फ्रॉइड के नाम से ही जाना जाता है एंड ही वाज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट. ओके, सो दिस वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड एंड ही वाज ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड इनका जो लाइफ स्पैन था इट वाज फ्रॉम 1856 टू 1939. ओके, 1856 टू 1939. तो आप देख सकते हैं कि इसमें वर्ल्ड वॉर भी जो है इंक्लूड हो गई थी इनके टाइम पीरियड के दौरान. ओके, तो साइको एनालिटिक अप्रोच को समझने से, स्टडी करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जानें कि उनका क्या स्टाइल था पढ़ने का, कैसे कैसे उनका दिमाग काम करता था. वो कहने को तो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे स्टार्टिंग में, बट बाद में बहुत डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं उन्होंने चीज़ों की पढ़ी एंड उनको बहुत ज़्यादा जो है वेरीड टाइप की नॉलेज थी, हम कह सकते हैं. ठीक, तो उन्होंने क्या किया, 1885 में सिगमंड फ्रॉइड गए फ्रांस. ओके, वहाँ उन्होंने हिप्नोसिस सीखने की शुरुआत की. ओके, तो वहाँ उन्होंने देखा कि हिप्नोसिस जो है, ये आपने सुना भी होगा वर्ड हिप्नोसिस. ओके, तो हिप्नोसिस क्या होता है, ये मेनली आपने सुना होगा या मूवीज़ में देखा होगा, राइट, जिसमें बोलते हैं कि किसी को कुछ दिखा के ऐसे वश में कर लेते हैं, राइट. ऐसे तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो रहे हो या तुम कुछ भी उनसे, फिर वो उसको ऐसे मंत्रमुग्ध टाइप कर लेते हैं एंड उस स्टेट ऑफ माइंड में फिर वो उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, राइट. लेकिन टेक्निकली या साइंटिफिकली या वॉट एवर दिस, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ दिस हिप्नोसिस, क्या होता था कि जब सिगमंड फ्रॉइड वहाँ फ्रांस में गए थे, 1885 में गए थे उन्होंने इन फ्रांस, और उन्होंने क्या देखा वहाँ पे कि इसका एक प्रोसेस है हिप्नोसिस का जिसमें मेनली 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं. ओके, फर्स्ट केस में फर्स्ट क्या स्टेप होगा कि किसी भी पर्सन को, और यू कैन से पेशेंट या सब्जेक्ट, वॉट एवर यू वुड लाइक टू से, यू कैन से दैट, कि जिनके ऊपर जिनको हिप्नोटाइज करना है. तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता था कि उनको एक कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाते थे एंड उसका मकसद होता था कि वो उनकी जो अटेंशन है वो एक सेलेक्टिव अटेंशन हो जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उनको किसी को हिप्नोटाइज करना था तो वो उनको कोई पेन या कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखाया एंड आस्क देम टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग. ठीक है, तो पहले स्टेप में तो वो उस पर्सन की अटेंशन को एकदम सेलेक्टिव अटेंशन बना देते थे,
सेकेंड स्टेप में क्या होता था, यही चीज़ आगे डेवलप होती थी कि आपकी जो पेरिफेरल अवेयरनेस है, कि अगर ये पेन को देखने के लिए कहा, इसको फोकस करने के लिए कहा, तो इस पेन के अलावा कुछ भी है साइड में, एनीथिंग हैपनिंग, चाहे कुछ भी हो रहा है, कोई डिजास्टर भी आ रहा है, बारिश हो रही है या कोई बोल रहा है, एनीथिंग, उसको कट ऑफ कर देना। ठीक, सेकेंड स्टेप वुड बी कि आपकी जो पेरिफेरल अवेयरनेस है उससे कैंसल आउट कर देना। तो ये सेकंड स्टेप होता था। एंड थर्ड स्टेप में क्या होता था कि जो हिप्नोटाइज कर रहा है वो उस इंसान को कुछ ना कुछ सजेशन ऑफ वर्ड्स बोलते थे कि अच्छा अब आप सब, ऐसे आपने देखा भी होगा इन मूवीज़ की, ओके अब आप इमेजिन करिए कि आप एक गार्डन में पहुंच गए हैं, तो वो कहेगा यस 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 यस, ठीक है आप वहाँ चल रहे हैं, यस 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 यस, आपको आगे से एक नदी दिखाई दे रही है, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, यस यस। फिर वो उनसे कोई क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट्स अकर्ड इन द पास्ट, कि क्योंकि वो अब उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता जा रहा है वो इंसान, ठीक है, तो वो हिप्नोटाइज हो चुका है उस टाइम तक। एंड अब जिसने हिप्नोटाइज किया है वो उनको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से सजेशन देगा। मे बी अगर कोई पेनफुल सिचुएशन है और उनसे रिलेटेड अगर उनको थोड़ा बहुत भी इवेंट पता है कि ओके अगर किसी के साथ किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई इवेंट हुआ है, तो मे बी वो हिप्नोटाइज करने वाला इंसान बोलेगा ओके एट सो डे यू वर ड्राइविंग द कार, राइट, सपोज अगर एक्सीडेंट हुआ हो तो, एंड वो कहेगा यस यस यू आर वेयरिंग दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स, ये आपकी गाड़ी थी, इस हाईवे पे जा रही थी, एंड फर्दर एंड देन नेक्स्ट वो उससे मे बी क्वेश्चन पूछेंगे एंड ही और शी में रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली कि ठीक है ओके ऐसे ऐसे हुआ था। तो इस तरीके से वो जो है डिराइव करते थे चीज़ें फ्रॉम द पीपल बाय हिप्नोटाइजिंग देम। तो ये सारा जो प्रोसेस होते हुए देखा था सिगमंड फ्रॉयड ने फ्रांस में, वहाँ ये हिप्नोटाइजिंग की टेक्निक और हिप्नोसिस जो है सीखने के लिए गए थे। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, वो वापस आए अपने काम पे वहाँ से सीख साख के। तो उसके बाद उन्होंने अपने किसी और फ्रेंड के साथ ये चीज़ें देखी और आगे सीखा एंड उन्होंने सोचा कि ऐसे करना तो ठीक नहीं है, मैं एक काम करता हूँ कि जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, जैसे फर्स्ट तो हो गया कि सेलेक्टिव अटेंशन, सेकंड हो गया पेरिफेरल अवेयरनेस को कट आउट करना, थर्ड हो गया कि उनको कुछ भी सजेशन देना, ठीक। तो उसने बोला सिगमंड फ्रॉयड ने कहा कि मैं ये सजेशन नहीं दूंगा, ठीक है, मैं उनको कहूँगा कि आप अपने आप से बताओ कुछ क्या हो रहा है, ठीक है, हिप्नोटाइज कर दूंगा वहाँ तक कि भाई मतलब उनकी अटेंशन वगैरह को मैं सेलेक्टिव कर दूंगा और बाकी चीज़ें पेरिफेरल अवेयरनेस को हटा दूंगा, लेकिन आई विल आस्क देम कि ठीक है अब अपने आप को एक्सप्रेस करो, ठीक। तो उन्होंने ऐसे करना शुरू किया अपने क्लिनिक पे पेशेंट्स को। फिर क्या होता है कि कुछ के रिजल्ट्स आते हैं, कुछ के नहीं ठीक से आते हैं, तो उनको लगा कि कुछ कंसिस्टेंसी सी नहीं आ रही है एंड वो इससे कुछ डिराइव नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज़ कितनी हद तक ठीक है, क्या है। तो फिर उन्होंने सोचा कि लीव ऑल दिस थिंग, ठीक है, मैं अपने पेशेंट्स पे किसी भी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ना उनको हिप्नोटाइज करूँगा ना कुछ और उन्होंने बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि जितना फ्रीली इनको बोला जाए एक्सप्रेस करने को, जितनी ये शो किया जाए कि यू आर सो मच कंफर्टेबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड यू आर वेलकम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो शायद ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फिर इन्होंने एक टेक्निक का नाम दिया जिसको इन्होंने बोला फ्री एसोसिएशन। ओके, तो ये हिप्नोसिस की स्टोरी हमने इसलिए पढ़ी ताकि हमें फ्री एसोसिएशन समझ आ सके। तो इन्होंने जो कंसेप्ट दिया पहले वो था फ्री एसोसिएशन का कंसेप्ट। ओके, फ्री एसोसिएशन, इनका मानना था सिगमंड फ्रॉयड का कि हमारे जो साइकी होती है उसमें एक, इन्होंने बोला कि कोई ऐसा पार्ट होता है जिसका कि हमें नॉर्मल तरीके से एक्सेस नहीं होता है जनरली, एंड उस पार्ट को इन्होंने नाम दिया अनकॉन्शियस साइकी का। ओके, एंड उन्होंने क्या बोला, अनकॉन्शियस माइंड उन्होंने नाम दिया इस चीज़ को, और उन्होंने बोला कि
कुछ तरीके हम अपना के, ठीक है, उस माइंड तक पहुंच सकते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड तक हम पहुंच सकते हैं कुछ तरीके अपना के, एंड वहाँ पे क्या चल रहा है उस चीज़ को हम जान सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिम अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता था, वो उनका कहना था कि हमारे कुछ ऐसे फियर्स होते हैं या कुछ ऐसी बैड मेमोरीज, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, गिल्ट या कुछ ऐसी हिडन डिज़ायर्स होती हैं जिनको कि हम डे टू डे लाइफ में कॉन्शियसली नहीं अवेयर होते हैं उन चीज़ों से, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं दबी होती हैं, इन रिप्रेस्ड फॉर्म में होती हैं, एंड वो होती हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। अब उस अनकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए इन्होंने मेनली 3 तरीके अपनाए थे। ओके, पहला तो हो गया यही फ्री एसोसिएशन, ओके, कि आप अपने पेशेंट को बहुत ही कंफर्टेबली एक ऐसा जोन प्रोवाइड करें जहां पे वो बहुत फ्रीली आपसे टॉक कर सके, एंड जो भी मन में आ रहा है दैट पर्सन कैन एक्सप्लेन टू यू, ठीक। सेकेंड टेक्निक या सेकेंड यू कैन से तरीका, मेथड उन्होंने जो बोला वो था ड्रीम एनालिसिस का। ओके, ड्रीम एनालिसिस। सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि ये जो हमारे हिडन डिजायर्स या फियर्स या बैड मेमोरीज जो भी होती हैं, जो कि अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड को ये पता होता है कि अगर ये चीज़ें हमारी कॉन्शियसनेस में आ गई, यानी कि हम अवेयर हो गए डे टू डे लाइफ में, तो हमें बहुत हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है हमारे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, ठीक, और वो पास्ट मेमोरी एकदम दबी पड़ी है अनकॉन्शियस ब्रेन में, तो हमारा अनकॉन्शियस, और आज के टाइम में वो पर्सन अगर डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उस चीज़ को बिल्कुल ऐसे लाइवली याद नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो अनकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो प्रोटेक्ट कर रहा है उस बैड मेमोरी को हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से उसे हम आज की लाइफ में, या वो पर्सन आज की लाइफ में उस इवेंट को नहीं याद कर रहा है या जी रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, वो है उसकी अनकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में। ओके, तो अब उनका क्या कहना था कि ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड से तो प्रोटेक्ट करके रखता है ऐसे फीलिंग्स, डिज़ायर्स, फियर्स को, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं या हमें जब ड्रीम आ रहा होता है, तो उस टाइम पे वो वहाँ उनको एक्सप्रेस कर देता है, ठीक। तो इन्होंने इवन एक बुक लिखी थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स के नाम से, एंड इट इज़ अ वेरी फेमस बुक ऑल्सो। और इनका बहुत ज़्यादा योगदान है इस चीज़ में कि फिर क्या करते थे ये ड्रीम्स जो आते थे लोगों को, इनका कहना था कि दीज ड्रीम्स कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स, या उनका कुछ इनडायरेक्ट मीनिंग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको कोई इंसिडेंट या कोई मेमोरी एज इट इज़ देखने को मिलेगी अपने ड्रीम्स में, बट नहीं, उसका कोई ना कोई रिलेशन होगा किसी ऐसी चीज़ से जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड ने प्रोटेक्ट करके रखी है उसको कॉन्शियसली जाहिर करने से, ठीक। तो इन्होंने फिर क्या नेक्स्ट स्टेप अपनाया कि फ्री एसोसिएशन एक टेक्निक इन्होंने यूज़ की। दूसरी टेक्निक ये क्या यूज़ करते थे कि अपने पेशेंट्स के ड्रीम्स उनसे पूछते थे, एंड देन उनको वो एनालाइज करते थे, कोरिलेट करते थे, एंड इसी के साथ उन्होंने ड्रीम एनालिसिस की जो है टेक्निक डिराइव की। एंड देन थर्ड टेक्निक जो थी उनकी, वो थी फ्रॉइडियन स्लिप्स। फ्रॉइडियन स्लिप्स, फ्रॉइडियन का मतलब तो फ्रॉइड से ही आ गया, ठीक है। स्लिप्स का मतलब आप समझ ही सकते हैं, स्लिप होना, ठीक है, यानी कि कोई एक चीज स्मूथली चल रही है एंड देन अचानक उसमें कुछ स्लिप आ जाना, कुछ डिसकंटिन्यूटी आ जाना। इससे क्या मतलब है इनका, फ्रॉइडियन स्लिप से मतलब क्या है कि जैसे जब ये अपने पेशेंट से बात करते थे, ठीक है, तो इनका ये मानना था या इनकी ऑब्जर्वेशन थी, एनालिसिस थे ये सब चीज़ें,
कि जब वो अगर किसी से बात कर रहे हैं, कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ बात करते करते कहीं ना कहीं, अब कितना ही वो फ्रीली बात कर रहे हैं उस टाइम पे, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं। जब कोई किसी को अपनी ट्रॉमेटिक चीज़ या कुछ ऐसा गिल्ट टाइप की चीज़ बता रहे होते हैं, या हिडन डिज़ायर या फियर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो टेंडेंसी यही होती है कि इवन हमारा कॉन्शियस माइंड जो है उसको बाहर तक लाने में, रिप्रेजेंट करने में बहुत हिचकता है, राइट। तो वो देखेंगे कि अगर कोई फ्री फ्लो जा रहा है, कोई अपनी स्टोरी बता रहा है फ्री फ्लो, एंड बीच में अगर सपोज टंग ट्विस्ट कर जाती है या कुछ वो एकदम से चेंज करते हैं, ही विल नोटिस दैट थिंग, ठीक है। या फिर नॉट जस्ट वाइल टेलिंग, इवन वाइल डूइंग द थिंग्स ऑल्सो, अगर कोई किसी एक पैटर्न से हटके कुछ एकदम से करता है, इन ऑर्डर, वो पता चल जाता था कि उस चीज़ को कंट्रोल या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कर रहा था, कि इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू द थेरापिस्ट और किसी के भी सामने। तो ये इस टाइप के स्लिप्स होते थे कि जहाँ पे आपको लगे कि कोई पैटर्न ऐसे जो है कहीं ब्रेक कर रहा है, तो वो फ्रॉइडियन स्लिप्स में आता था कि इनको ये बहुत अच्छे से नोटिस करते थे एंड देन एनालाइज करते थे। ऐसा नहीं है कि 100% ऐसे स्लिप्स जो हैं वो इसी चीज़ का रिजल्ट होते थे कि अपनी बातें हाइड करने के लिए कोई नेचुरली स्लिप कर गया। इट कुड बी, बट कुछ डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं कि बताते बताते भाई नेचुरली कुछ हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनका यही देखना था कि अगर कोई इस टाइप से, इवन इन द केस ऑफ फ्री एसोसिएशन, अगर कोई अपनी बात शेयर कर रहा है तो कहीं ना कहीं अगर वो स्लिप कर रहा है, या नॉर्मल टॉकिंग में भी अगर कोई बात बहुत कुछ एंजॉयमेंट का टाइम चल रहा है, सपोज कोई डांस कर रहा है, सपोज बहुत सारे डिफरेंट सॉन्ग्स पे, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर सॉन्ग पे अगर उसने डांस करना बंद कर दिया या डिफरेंट फेस बनाया, देन ही विल कॉट कि ओके समथिंग इज देयर रिलेटेड टू दिस सॉन्ग, ओके। एंड या इस टाइप के आप मूवीज़ में भी देखते होंगे ना कि अगर जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ को किसी के सामने अगर दिखा दो जिसका उससे कुछ रिलेशन रहा हो, एक्सीडेंटल चीज़ का, या किसी उसने कुछ क्राइम कमिट किया हो, एंड उससे रिलेटेड कुछ अगर ऑब्जेक्ट किसी के सामने दिखा दो, तो जो एक फ्लो होता है किसी भी पर्सन का बोलने का, बात करने का, देखने का, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो देयर इज़ समथिंग, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो स्लिप्स में आती हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों को नाम दिया फ्रॉइडियन स्लिप्स, ठीक। तो आई होप ये तीनों टेक्निक क्लियर है, एंड इसके पीछे का मेन मकसद भी आपको क्लियर है कि हमें ये जो तीनों टेक्निक हैं ये आपकी एसोसिएटेड हैं अनकॉन्शियस माइंड को एक तरीके से एक्सपोज करने के लिए, ठीक है, कि अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उन चीज़ों को जानने के लिए। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये था कि अनकॉन्शियस माइंड एक ऐसा रिजर्वॉयर है, ऐसी चीज़ है जिस तक की पहुंचना बहुत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एंड उसका जो है रिलेशन साइकोपैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में हिडन चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़, मेमोरीज जो भी होती हैं, उनका जो है वो साइकी से रिलेटेड जो इश्यूज़ या डिसऑर्डर्स आते हैं, साइकोपैथोलॉजी आते हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, ये फ्रॉइड का मानना था। एंड इसीलिए उनकी जो स्टडीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करने में और उसको एक्सप्लोर करने में, उसको एक्सपोज करने में थी। एंड उन्होंने बहुत डिफरेंट टेक्निक से जो है उसको ये काम किया। तो तीन तो टेक्निक इन्होंने ये अपनाई, ठीक है, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस एंड फ्रॉइडियन स्लिप्स। अब इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इसके अलावा इन्होंने और किस चीज़ पे फोकस किया, ये तो टेक्निक्स हो गई, ठीक है। इन्होंने, इनका और जो फोकस था वो ये था कि हमारे इंटरनल जो प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस हैं, वो कैसे काम करते हैं, ठीक। हमारी, इन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर को एंड माइंड के लेवल्स को स्टडी करने की बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी किया। एंड इन्होंने साथ में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा एम्फसाइज की, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ओके। तो आप कह सकते हैं कि उनके जो कंसेप्ट का मेन कोर जो बेस था,
ठीक है, ये तो टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की, लेकिन जो उनके कंसेप्ट में इन्वॉल्व जो बेसिक चीज़ें थी वो थी आपकी, एक तो थी मेंटल प्रोसेसेस को समझना, इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स को, लेयर्स को समझना, ठीक, इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, एंड देन अनदर वाज कि चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, ठीक है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि इनका ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस एंड मानना था कि अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जो हैं आपकी चाइल्डहुड से ही भरनी शुरू हो जाती हैं, एंड चाइल्डहुड was according to him what he analyzed was 0 years to 12 years of age, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे भी आगे। तो ये इनका मानना था कि हमारे ये जो अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हमें इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस की जानने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, एंड चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस को समझने की ज़रूरत है, जिससे कि हमें पता चल सके कि उस जो एक रिजर्वॉयर है इतना बड़ा अनकॉन्शियस माइंड का, उसमें क्या है। ओके, सो आई होप ये फ्रूइड के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा कि उन्होंने कैसे अपनी ये साइको एनालिटिक की अप्रोच को शुरू किया। ओके, तो हिप्नोसिस वो स्टडी करके आए, देन उन्होंने ये 3 टेक्निक्स अपनाई। हिप्नोसिस स्टडी करने के बाद ही उनके दिमाग में ये सब चीज़ें ट्रिगर हुई कि मैं फ्री एसोसिएशन की तरफ जाऊंगा, एंड देन उन्होंने ड्रीम एनालिसिस, फ्रूडियन स्लिप्स के बारे में उन्होंने कंसेप्ट्स दिए, और इन चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने अपनी आगे की स्टडीज़ एंड रिसर्चेज की। तो आपको ये इन केस अगर स्नैपशॉट लेना है फॉर क्विक नोट्स आप ले सकते हैं। फिर हम शुरू करेंगे इस साइको एनालिटिक अप्रोच जो हमारा टॉपिक है, इसके कोर एलिमेंट्स को स्टडी करना। ओके, okay, so I think it is done, and ओके, तो जो इन्होंने ये साइको एनालिटिक अप्रोच दी है सिगमंड फ्रॉइड ने, तो मैं ये इनका नाम भी यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए हमें लिखने के लिए। आई होप आपने स्नैपशॉट तो ले लिया होगा, या फिर आप साथ के साथ नोट्स लिख भी सकते हैं जैसे हम स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो इसमें लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम शॉर्ट फॉर्म्स में ही लिखते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज यू आर मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट, सो इसलिए मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है बोर्ड पे। पॉइंटर्स इज़ ऑल्सो फाइन, एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो अब साइको एनालिटिक अप्रोच के इन्होंने 5 कोर एलिमेंट्स दिए थे, कैन से 5 कोर एलिमेंट्स ऑफ साइको एनालिटिक अप्रोच। ओके, एंड ये 5 कोर एलिमेंट्स क्या थे? एक तो था एनालिसिस, जैसे हमने अभी पढ़ा, जो ये 2 कंसेप्ट इन्होंने जो दिए थे उन्हीं के अराउंड इनकी सारी चीज़ें जाएंगी। अभी जो 2 मिनट पहले हमने स्टडी की थी, आगे इन 5 एलिमेंट्स में आप उसी चीज़ का कुछ ना कुछ रोल देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट था एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स, एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि आप पढ़ेंगे कि हमारी जो साइकी होती है, अच्छा इसमें कुछ भी ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, जो बायोलॉजिकल हमारा ब्रेन होता है, स्ट्रक्चर होता है, राइट, जिसको कि साइंटिस्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड नहीं है। इसमें साइकी से रिलेटेड चीज़ें हैं, माइंड से रिलेटेड हैं। तो स्ट्रक्चर वर्ड आते ही उसको कंफ्यूज मत करना कि कुछ ऐसा पार्ट जो ब्रेन का, जैसे हमने लोब्स एंड ऑल वो सब देखे थे होते हैं, तो इट इज़ नथिंग लाइक दैट। ये माइंड के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मेंटल स्ट्रक्चर। ओके, एंड देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस अगेन रिलेटेड टू माइंड ओनली, कि इन्होंने बताया था कि कितने लेवल होते हैं कॉन्शियसनेस के और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसी भी पर्सन के अंदर। नेक्स्ट इन्होंने थर्ड जो था वो है आपका स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें तो दो जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है इनमें तो यही आ गया जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया था कि वो मेंटल प्रोसेसेस को समझने का, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट में आपका आ गया जो हमने कहा था चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को। तो इसमें स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में मेनली हम 0 to 12 ईयर्स में जो किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट होती है, उसका एक्सपीरियंसेस होता है, वो कैसे आपकी साइकी को इम्पैक्ट करता है एंड थ्रू आउट द लाइफ, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स। ओके, एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फ्रूइड ने कहा था कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारी इन फियर्स, डिज़ायर्स, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखता है कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर इतनी सब चीज़ें अगर कॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई तो बहुत एंजाइटी एंड ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो इस टाइप से, इसकी वजह से कौन कौन सी एंजाइटी होती हैं लोगों में वो हम पढ़ेंगे इसमें, एंड कैसे हमारा जो इंटरनल ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है नेचुरली, वो कैसे डेवलप होता है या कैसे एक्ट करता है, वो हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। ओके, एंड देन लास्ट इज योर साइको एनालिटिक थेरेपी। साइको एनालिटिक थेरेपी। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, जानने के बाद अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, कॉन्शियस माइंड के बारे में, एंजाइटी, उसके डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में जानने के लिए, तो फिर उसके बाद मकसद तो यही था ना कि पेशेंट को ठीक किया जा सके, सिगमंड फ्रॉइड का, राइट। तो उसके बाद उन्होंने जो है थेरापी दी, इतना सब कुछ स्टडी रिसर्च करने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों पे। तो वो साइको एनालिटिक थेरेपी क्या है वो हम लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है इस अप्रोच को फॉलो करके हम कैसे पेशेंट्स को हेल्प आउट कर सकते हैं। ओके, अब ऑलरेडी आज की वीडियो में टाइम काफ़ी हो चुका है। हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे आज बस, एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर एंड लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड बाकी के 3 टॉपिक जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो let's start with the analysis of mental structure first. Yeah, if you want you can take a snapshot, बाकी ये तो ज़्यादा है नहीं। ओके, सो एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ये पूरी थेरेपी याद करते टाइम आप मेन कोर चीज़ यही याद रखना कि उनका मकसद ये था कि अनकॉन्शियस माइंड कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि ऐसी जगह है जिसमें कि ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हमारा कॉन्शियस माइंड लेने से डरता है, या फिर ये कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड उनको भेजता नहीं है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। एंड इसी चीज़ की वजह से कि क्योंकि वो वहाँ पड़ी रहती हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो है उसके वजह से साइकोपैथोलॉजीज डेवलप हो जाती हैं, एंड उनको, इनका मकसद था कि उनको उजागर करें कहीं ना कहीं से एंड हेल्प आउट करें पेशेंट्स को, ठीक है। तो अब हम इसका फर्स्ट अप्रोच पढ़ते हैं, फर्स्ट एलिमेंट पढ़ेंगे इस अप्रोच का, जो कि हमने देखा था इन द फॉर्म ऑफ ए, क्या था, स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स। ओके, एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी अप्रोच है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। सिगमंड फ्रॉइड बहुत बड़ा नाम है, ये आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। एंड इन केस कोई
डाउट्स या स्टिल कोई आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आई कैन एक्सप्लेन दैट थिंग फर्दर. बट अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे कैसे अप्रोचेज़ हैं. एंड क्योंकि यहाँ से आपकी थेरेपीज़ एंड ऑल वो सब भी शुरू हो जाती हैं एक तरीके से देखा जाए तो. एंड साइको एनालिटिक थेरेपी तो इट्स अ वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक. एंड नॉट जस्ट कि मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आता ही है, हर यूनिवर्सिटी के पेपर्स में आता ही है. ओके, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर. ओके, अब इन्होंने क्या कहा, अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ मेंटल नॉट ब्रेन. ओके, साइकी के स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे. तो इन्होंने क्या बोला कि हमारी ब्रेन, सॉरी हमारे माइंड में, हमारी साइकी में 3 चीज़ें होती हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. ओके, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. ओके, आईडी का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी ही है, जो हम नॉर्मल आईडी कार्ड बोलते हैं जैसे, तो आईडी का मतलब आइडेंटिटी है. ओके, अब देख लेते हैं कि इनका क्या कहना था, ये चीज़ें क्या होती हैं. तो इन्होंने बोला कि हमारे माइंड में 3 चीज़ें होती हैं, आईडी होती है, ईगो होती है एंड सुपर ईगो होती है. आईडी तो एक ऐसी चीज़ होती है जो हम बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं, मतलब बहुत ही इनेट स्टेज में होती है और वो जैसी होती है बर्थ के टाइम पे वो वैसी ही होती है. ठीक है, वो उसी फॉर्म में रहती है. एंड इट इज़ द वेरी बेसिक, जो आप कह सकते हैं माइंड का पार्ट, वो होती है ये. एंड अनऑर्गेनाइज्ड होती है बिल्कुल. ठीक, एंड ये एक तरीके का ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड रिजर्वॉयर होता है जिसमें कि किसी भी टाइप की विश पड़ी होती है. ओके, अनऑर्गेनाइज है तो यू कैन से कि मतलब उसको कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, राइट. तो विशेस, पैशंस, डिजायर्स, इन सब का एक अनऑर्गेनाइज्ड बड़ा सा रिजर्वॉयर है, आप ये समझिए, वो है आईडी. ठीक, एंड आईडी की क्या कंसेप्ट होता है कि आईडी को ये है कि अगर उस कुछ आ रहा है, मतलब ब्रेन के उस पार्ट में आईडी में कुछ अगर आ रहा है, सॉरी माइंड के उस पार्ट में अगर गलती से मेरे मुंह से ब्रेन भी निकल जाए तो प्लीज़ कंसिडर इट एज माइंड. ठीक है, तो माइंड के उस पार्ट में, यानी कि जहाँ पे आईडी है वहाँ पे अगर कोई विश आ रही है, कोई डिज़ायर आ रहा है कि मुझे ये करना है, तो आईडी का तो रिस्पॉन्स यही रहेगा कि मुझे करना ही करना है, विदाउट फेसिंग एनी, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, अगर आईडी में ये आ गया दिमाग में कि मुझे जहर खाना है तो वो खाएगा ही खाएगा, उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि मुझसे मेरी मृत्यु हो सकती है, क्या हो सकता है. या अगर उसको ये है कि मुझे किसी से कुछ छीन के खाना है, ठीक है, या किसी को मार के कुछ मुझे उससे पैसे लूटने हैं, कुछ भी, तो वो काम कर देगा. ठीक, ये चीज़ें होती हैं आपकी आईडी ड्रिवन, कि जिसमें दिमाग में एकदम रॉ चीज़ कि आया और वो चीज़ परफॉर्म कर दी. ठीक, ग्रेटिफिकेशन, इसमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है. इस ब्रेन माइंड के इस पार्ट को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है कि मुझे अभी मेरे ख्याल में, विश में ये आया कि मुझे ये चाहिए एंड मुझे ये चाहिए, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, मेरे लिए भी किसी और के लिए भी. उसमें हो सकता है मेरा खुद का नुकसान हो, लेकिन आई विल डू इट, आई एम ड्रिवन बाई आईडी. ठीक है, अगर कोई आईडी से ड्रिवन हो रहा है तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड रिजर्वॉयर होता है विशेस का एंड डिज़ायर्स का. ठीक है, कभी भी कुछ भी आ सकता है दिमाग में, इस टाइप की चीज़ होती है ये. एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इसमें चाहिए होता है, फुलफिलमेंट चाहिए उसी विश की, उसी डिज़ायर की, उसी टाइम, इमीडिएटली. ठीक है, वेट नहीं कर सकता है जो भी आईटी से ड्रिवन होता है. तो इसका हम पॉइंट लिख सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड रिजर्वॉयर of desires and wishes. Okay, and this is immediate gratification is required. Okay, I'm just writing the pointers. Immediate gratification.
सेंटेंस में आप खुद देख लेना। एंड ये पॉइंट्स भी आई एम राइटिंग कि आपको रिवाइज करने में या एक तरीके से मेमोरी मैप्स सॉर्ट ऑफ थिंग कि आपको आराम जल्दी से वो हो जाए। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की यहाँ ज़रूरत होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कुछ लॉजिकल चीज़ तो हुई नहीं। अगर सपोज राइट नाउ मुझे भूख लग रही है और मैं देख रही हूँ किसी के हाथ में खाना है, तो मैं ये सोचूंगी ही नहीं कि मैं उससे बोलूँ भी कि मेरे साथ शेयर करो। आई विल जस्ट गो स्नैच इट एंड ईट इट, ठीक है। तो इसमें कोई लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। भूख भी लग रही है या नहीं भी लग रही है तो भी किसी के हाथ में देखा, बहुत अच्छी चीज़ है, लेट मी स्नैच इट एंड ईट इट, चाहे मेरे को भूख नहीं भी है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीजनिंग नहीं करता। इसको बस ये है कि कुछ आया दिमाग में और कर दिया, दैट्स इट, ठीक। तो इसके लिए और हम क्या कर सकते हैं कि रियलिटी इसमें कुछ चेक नहीं होता कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका क्या असर पड़ेगा। ऑर्डर कुछ नहीं होता, लॉजिक कुछ नहीं होता, रीज़न कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इट बाईपासेस द डिमांड्स ऑफ लॉजिक, रीज़न, ऑर्डर, ठीक है, एंड रियलिटी। यू कैन से बाईपास डिमांड्स ऑफ लॉजिक, रियलिटी, रीजन, ओके। अब जो ऐसा दिमाग है जो कि लॉजिक और इनको रियलिटी को देखेगा नहीं, इनको बाईपास कर देगा, तो उस दिमाग की थिंकिंग किस टाइप की होगी? वो थिंकिंग फिर होगी इलॉजिकल, इररेशनल, ठीक है, कि कुछ भी बोल दिया किसी के भी बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में, क्योंकि दिमाग तो लगाया नहीं, राइट। मन में जो आया वो बोल दिया। एंड आजकल तो सोशल मीडिया पे देखा भी होगा कितने सारे लोग, तो जैसे कुछ लोग कितना परेशान हो जाते हैं किसी टाइप के पर्टिकुलर कमेंट्स वगैरह से। क्यों? क्योंकि कुछ लोग स्टिल जो कि दिखा देते हैं कि आईडी ड्रिवन है या जो भी है, इलॉजिकली, इरेशनली वो जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो होता है इन चीज़ों में। एंड इमोशनली इमैच्योर, ओके, प्योरली सेल्फिश जो है वो सिचुएशन होती है यहाँ पे, ठीक है, कि बस मेरा, आई मी माई सेल्फ काइंड की, ठीक है। ऑल्दो दिस डायलॉग इज़ फ्रॉम अ मूवी, जहाँ पे इसको तो बहुत पॉजिटिव सेंस में इस मूवी में ड्राइव किया था, बट ये वर्ड्स मुझे थोड़े अच्छे लगे इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसलिए मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो बाईपास द डिमांड्स ऑफ रीज़न, एंड इसमें थिंकिंग क्या होगी आपकी? थिंकिंग वुड बी इलॉजिकल एंड इरेशनल, ठीक है। जैसे रैशनल थिंकिंग में तो क्या होगा कि हम कोई दो पक्ष अगर आपस में कुछ कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो हम दोनों का पक्ष सुनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई आईडी के से ड्रिवन है, आईडी सेंटर्ड पर्सन है, तो वो क्या करेगा? अपनी जो चॉइस आएगी उसको बोल देगा ये ठीक है, ये गलत है, राइट, इस टाइप से कुछ भी। तो इलॉजिकल थिंकिंग होती है, इरेशनल थिंकिंग होती है, एंड बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश मोटिव होता है, एंड इमोशनली इमैच्योर, ठीक है। इमोशनल इमैच्योरिटी होती है, इमोशनल इमैच्योर, ओके। एंड व्हाट एल्स आई सेड? इमोशनल इमैच्योर, सेल्फिश, ओके। अब ऑफ कोर्स ऐसे लोग फिर मतलब अगर आईडी आपकी काम कर रही है एट अ हाई लेवल, तो इमोशनल इमैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है कि जिसमें आप सिर्फ अपने ही इमोशंस को मतलब इम्पोर्टेंस देते जाते हो, ठीक है। इमोशनल मैच्योर में क्या होगा कि जैसे सपोज अगर ऑफ कोर्स अपनी डिमांड्स को जो है ये इमोशंस के साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। कोई चीज़ अगर इनको नहीं मिल रही है या कुछ भी एकदम से चाहिए मुझे, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें आईडी जो होती है वो ज़्यादा होती है, राइट, क्योंकि हम बाय बर्थ लेके उसे पैदा होते हैं एज इट इज़, ठीक। बाकी चीज़ें तो हमें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो बच्चों में सबसे पहले आईडी ही होती है बाय बर्थ, एंड आपने इसीलिए देखा होगा कि बच्चे सबसे ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, एंड उनको हर चीज़ इमीडिएटली चाहिए, राइट। उनको भूख लगेगी रोएंगे, कुछ भी होएगा रोएंगे, कुछ चाहिए चीज़ें रोएंगे कि मुझे ला के दो, ठीक। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा
आईडी होती है एंड इसीलिए बच्चों को ही इमोशनली इमेच्योर होते हैं। लेकिन कईयों में बड़े होते होते अगर आईडी सबसे ज़्यादा है तो बड़े होने के बाद भी वो इमोशनली इमेच्योर होते हैं एंड अपने इमोशंस को वो सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, चाहे उसकी वजह से किसी का नुकसान भी हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स या मतलब जिनकी आईडी बहुत ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं कि वो ना, उनको अपना भी फ़ायदा इतना कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन उनको अपनी जो उस टाइम की जो डिमांड्स हैं, उस टाइम की जो इमोशंस है, उनको फुलफ़िल करने से मतलब होता है। फिर उससे चाहे उनका नुकसान हो, उससे सोसाइटी का नुकसान हो, किसी का भी नुकसान हो। ठीक है, एंड इस टाइप की चीज़ जो होती है वो एक डेंजरस चीज़ मानी जाती है, क्योंकि अगर इस टाइप का पर्सन अगर एक नॉर्मल अगर है, उसके आसपास इतने लोग नहीं जुड़े हुए हैं, तब तो वो इतने लोगों को इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा, वो पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है, उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है, तो फिर ये चीज़ कितनी डेंजरस हो सकती है आप ये देख सकते हैं। ठीक है, या फिर पावर ऐसे इंसान के हाथ में हो, ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रूप ले सकती है एंड नॉट जस्ट फॉर पीपल अराउंड, फॉर दैट पर्सन ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, उनको सिर्फ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स, दिस इज अ डेंजरस थिंग यू कैन से। ओके, अब इसके अलावा और क्या है इसमें कि ये जो होता है, जैसे मैंने बताया कि हम इसके साथ ही, बर्थ के साथ ही आती है ये चीज़, तो ये कॉग्निटिव या फिर हमारी जो भी डिज़ायर उठती है, जो बोलते हैं ना कि सोर्स क्या है डिज़ायर्स का, कहाँ से आ रही है डिज़ायर्स जो आती है हमारी, वो आईडी से ही आती हैं। तो ये हमारा जो मेंटल प्रोसेस का या कॉग्निटिव ऑपरेशंस का जो है, ये सबसे पहला प्रोसेस होता है, यू कैन से प्राइमरी प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज कॉग्निटिव फंक्शंस का, कॉग्निटिव ऑपरेशंस, यानी कि हमारे जो दिमाग के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, कॉग्निटिव ऑपरेशंस का दिस इज प्राइमरी प्रोसेस। ओके, सबसे पहले जो दिमाग में जो भी आएगा वो इधर ही आएगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें आती हैं वो कितनी अनचेक्ड चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो आईडी गवर्न होती हैं, जो पहले स्टेप में जो भी चीज़ दिमाग में आती है, और चाहे वो डिज़ायर हो, कोई विश हो, कुछ भी। ठीक है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, राइट, वो बस जस्ट लाइक दैट वो चीज़ें आ जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज कि वो ये एनर्जी जो होती है, ये कौन सी एनर्जी होती है इसमें आईडी में, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है लिबिडो। ठीक है, लिबिडो एनर्जी के साथ हमने बर्थ लिया होता है, तो ये सबसे बेसिक एनर्जी होती है किसी भी क्रिएचर में। एंड ये वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा। इस एनर्जी का जो मेन मकसद होता है, इट इज़ क्रिएशन ओनली। ठीक है, तो ये नेचर की एनर्जी होती है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी क्रिएचर। तो आप देख सकते हैं कि आईडी में हर चीज़ ही बहुत बेसिक प्राइमरी चीज़ पे है, एकदम रॉ, एकदम जो नेचर ने बस उठा के एक भेज दिया है पर्सन या पर्सन, तो उसमें जो एनर्जी प्रेजेंट होगी उस टाइम पे वो होगी लिबिडो एनर्जी। ठीक है, तो इसमें ये है, एंड ये जो होगी आपकी लिबिडो एनर्जी, इसका जो मेन आप कह सकते हैं कि मकसद जो है, या मेन इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो दो ही हैं, क्रिएशन इंस्टिंक्ट एंड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। तो ये ही दो इंस्टिंक्ट्स पे ड्राइव करती है ये एनर्जी। इसका और कोई दूसरा या तीसरा, मतलब तीसरा काम नहीं है, दो ही काम है। ठीक है, तो यस, इतना हो गया आपका आईडी से रिलेटेड। हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे हम ये देखें कि अगर कोई अपने जस्ट एक बारी थॉट आया और उसके बेसिस पे ही अगर काम कर रहा है, जैसे कि बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ें होती हैं,
कि वो छोटे छोटे में उनके जो इमोशंस या उनके डिज़ायर्स होती हैं वो एकदम अनचेक्ड होती हैं, उनको बस कुछ भी चीज़ करने से, लेने से, तोड़ने फोड़ने से मतलब होता है, राइट। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, इसमें कुछ लॉजिकल चीज़ें नहीं सोचता है ये, एंड डेंजरस हो जाती है। जितनी ज़्यादा बड़ी किसी के अंदर आईडी होगी और उस बंदे की पोजीशन जितनी बड़ी होगी तो इम्पैक्ट जितना बड़ा होगा अगर ऐसे बंदे का, और उसकी आईडी भी अगर बहुत ज़्यादा उसमें डोमिनेटिंग होगी तो फिर वो बहुत डेंजरस चीज़ हो जाती है अपने लिए भी और उनके लिए भी, ठीक है। एंड इसमें जो कॉग्निटिव ऑपरेशन है वो बिल्कुल ही प्राइमरी प्रोसेस है कि सबसे पहले यहीं पे हमारी जो चीज़ें आती हैं, यानी थॉट्स, डिज़ायर्स, वो यहीं से आती हैं। एंड द एनर्जी प्रेजेंट इन आईडी इज़ योर लिबिडो एनर्जी। ओके, तो ये हो गया आईडी का। एंड नेक्स्ट हम ईगो से पहले करेंगे सुपर ईगो, क्योंकि आपकी जो आईडी है जैसे वो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है, सुपर ईगो जो है वो उसका उतना ही ऑपोजिट है। ये दोनों एक तरीके से एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। हमारे दिमाग की जो एक्सट्रीम स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं आईडी एंड सुपर ईगो। आईडी में तो आप बिल्कुल ही लगा लो कि एकदम रॉ पर्सन टाइप चीज़ है। रॉ भी शायद इतना सही वर्ड नहीं होगा, वैसे तो सही वर्ड है रॉ, लेकिन जो हम लेमन लैंग्वेज में रॉ को यूज़ कर देते हैं वो एक डिफरेंट टर्म है, तो उससे रिलेट मत करना, ठीक है। रॉ का मतलब मेंटली एट द लेवल ऑफ माइंड कि उसने कुछ डेवलप ही नहीं किया, जैसा पैदा हुआ है बंदा वैसे ही कुछ भी रिएक्ट करता जा रहा है, ठीक है। देन सुपर ईगो। अब सुपर ईगो इसकी कंप्लीटली ऑपोजिट है, एंड दैट टू अनदर एक्सट्रीम। ये एक अलग एक्सट्रीम है, ये एक अलग एक्सट्रीम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑफकोर्स जो चीज़ें होंगी, हमारी डिज़ायर्स होंगी, विशेज़ होंगी, ये अनऑर्गेनाइज्ड अगर रिजर्वायर है तो सुपर ईगो क्या करेगा, सुपर ईगो इनको चेक करेगा, ठीक है। सुपर ईगो में क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से, थॉट्स को क्रिटिकली थिंक करेगा, ठीक है। उनको वो चेक करेगा कि ये ठीक तो है। और ये सब चीज़ें इसमें आती कहाँ से हैं, किसी भी पर्सन में सुपर ईगो कैसे डेवलप होती है। सुपर ईगो हमारी बाय बर्थ नहीं होती है, ये होती है हमारी धीरे धीरे करके डेवलप। जब हम घर के एनवायरनमेंट में पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने बड़ों के साथ रहते हैं, या अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, जब हमारी स्कूलिंग होती है तो वो हमें सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है, राइट। ऐसे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी शुरू होती है। हमें मॉरली सिखाया जाता है कौन सी चीज़ें सही हैं कौन सी नहीं हैं, ठीक। कुछ बहुत ऐसी मॉरल चीज़ें होती हैं जिनको सीखने से भी हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, ठीक है। जिनको फॉलो करने से हम साइकोलॉजिकली एक गुड कंडीशन में रहते हैं। अगर वो हमें नहीं सिखाई जाएंगी तो हमारी आईडी ही जो है वो डोमिनेटिंग रहेगी, एंड आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सुपर ईगो डेवलप होना ज़रूरी है, और ईगो भी ज़रूरी है। ईगो पे जब हम आएंगे तब देखेंगे। तो सुपर ईगो लेकिन एक एक्सट्रीम पार्ट हो जाता है कि जिसमें आपको बिल्कुल ही एकदम ऐसा सिंसियर, ओबीडियंट एंड बहुत अच्छा पर्सन जिसे बोलते हैं गांधी जी टाइप्स, वैसे बना देना, ठीक है। तो मतलब मॉरल्स को, एथिकल्स को बहुत हाई स्टैंडर्ड देना एंड उनको फॉलो करना। एंड जब ये बहुत एक्सट्रीम में होती है, ये एक्सट्रीम तो होती है सुपर ईगो, जब जिसके अंदर होती है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है, तो फिर वो हमेशा जो है एकदम एथिक्स को और मॉरल्स को बहुत फॉलो करते हैं लोग। एंड इन केस अगर गलती से भी उनसे कुछ चीज़ें इस टाइप की नहीं फॉलो हो पाती हैं तो उनको फिर गिल्ट आता है, ठीक है। इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है ये कि अगर उनको कहीं किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलना पड़े, उनकी सच बोलने की हमेशा अगर इतनी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में आदत है, एंड अगर किसी सही काम के लिए भी उनको झूठ बोलना पड़े तो बाद में उनको बहुत गिल्ट होगा कि मैंने ये गलत काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ही प्योर, आप कह सकते हैं प्योर, रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल बन जाता है इसमें, ठीक है। कि मतलब एक्सट्रीमली जो कहते हैं ना कि वेरी हार्ड टू बिलीव, ठीक है, सो गुड टू बी ट्रू, राइट। तो वो वाली चीज़ आ जाती है इसमें। तो ये इसमें जो इंडिविजुअल जिसके अंदर सुपर ईगो बहुत ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, एकदम प्योर, रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है। क्योंकि वो यही मानते हैं कि यही चीज़ें सही हैं जो हमें सिखाई पढ़ाई गई हैं, हम इन्हीं से गवर्न हुए हैं। तो दिस इज़ प्योर, रिजिड
एंड नॉन फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल इसमें बनते हैं, जिसके अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होती है। ओके, देन इनका जो स्टोर हाउस होता है वो होता है मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड से बना होता है। इनका तो जो स्टोर हाउस है वो विशेस एंड डिजायर्स का होता है, राइट, एंड इनका जो स्टोर हाउस होता है इट इज़ फुल ऑफ मॉरल्स एंड एथिक्स। स्टोर हाउस ऑफ मॉरल्स एंड एथिक्स। और ये मॉरल्स एंड एथिक्स इनको कहाँ से सीखने को मिलते हैं? फैमिली एंड स्कूल टीचर्स से, राइट। वहीं से फर्स्ट कांटेक्ट तो वही होता है ना, जहाँ से हमें पता चलता है कि क्या चीज़ एज अ चाइल्ड की क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ओके, सो पेरेंट्स, टीचर्स एंड कल्चर, ठीक है, आसपास की चीज़ें देख के, ऑब्जर्व करके, या फिर जैसे अगर हम स्टोरीज सुनते हैं उनके थ्रू, हम टीवी पे कुछ देखते हैं उनके थ्रू, तो इस तरीके से ये जो है स्टोर हाउस हमारा बनता जाता है। एंड इसमें जो आपका लेवल होता है वो होता है कॉन्शियंस ऑफ साइकी। इसमें तो था प्राइमरी प्रोसेस, एंड इसमें आता है आपका कॉन्शियंस ऑफ साइकी, यानी कि ये एक तरीके से हमें अवेयर करता है हमारी कॉन्शियसनेस के साथ कि क्या चीज़ कितनी सही है। तो एक तरीके से जो एकदम हाई लेवल ऑफ आपका साइकी का रहेगा वो रहेगा सुपर ईगो। ओके, एंड देन इसमें जो प्रोसेस होंगे वो आएंगे आपके, अगेन मॉरल एंड एथिकल प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसमें तो जो था आपके प्रोसेस जो थे वो इलॉजिकल, इरेशनल थिंकिंग पे बेस्ड थे, लेकिन इसमें जो आएंगे दे विल बी बेस्ड ऑन मॉरल एंड एथिकल वेज एंड प्रोसेसेस। एंड अगर रॉन्ग डूइंग हुई तो इनको क्या होगा? गिल्ट फील होगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट राइटिंग कि रॉन्ग डूइंग विल लीड टू गिल्ट। ओके, अब एक चीज़ इसमें बताना रह गई थी, वो ये थी कि इसमें जो प्रिंसिपल होता है वो कौन सा फॉलो होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जहाँ आ गया तो प्रिंसिपल वुड बी प्लेजर, ठीक है। तो उनको कुछ भी काम करना है वो अपने इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए करना है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से क्या मिलता है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से प्लेजर मिलता है, ठीक है। तो जो इसका प्रिंसिपल होगा इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। यहीं पे हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल इज प्लेजर, ठीक है। और आपने देखा कि इसमें जो इसमें जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? इसमें प्रिंसिपल होगा आपका मॉरल, ठीक है, कि किसी को क्या मिलेगा इससे? उसको अपनी मॉरल सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने ये अच्छा किया, ठीक है। तो ये इस पे जो प्रिंसिपल के थ्रू ये डिराइव होता है वो है आपका मॉरल। अब हमने दो एक्सट्रीम चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज चीज़ हो गई कि बिल्कुल ही मतलब उस इंसान को जैसे बस जो है वो है, कुछ और ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना। और ये सुपर ईगो वाले ऐसे हैं कि जिनको इतना दिमाग लगाना है कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल रूल्स के मुताबिक, मॉरली करेक्ट होना चाहिए, एथिकली बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी पर्सनैलिटी मतलब होती है इनकी, एकदम बिल्कुल सीधे सही चीज़ बिल्कुल फॉलो करना, ठीक है। एंड अगर कुछ गलत कर देते हैं गलती से तो इनको फिर गिल्ट आ जाता है। तो ये दो एक एक्सट्रीम टाइप की हमने माइंड को देखा, माइंड के स्ट्रक्चर को। अब आता है बीच में ईगो, ठीक है। ईगो क्या होता है? ईगो में आप ये देखो, जैसे कि अगर किसी के अंदर कुछ अनऑर्गेनाइज विश उठ रही है, डिज़ायर उठ रही है, ठीक है, तो वो उठेगी कहाँ से? आईडी से। उसको सप्रेस कौन करेगा अपने मॉरल्स की वजह से? सुपर ईगो। सुपर ईगो उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको बाउंड्रीज में लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सपोज करो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्राइव कर रहा है रोड पे, ठीक है, एंड ट्रैफिक लाइट हो जाती है, ठीक, रेड लाइट ऑन हो जाती है, तो और उसको दिख रहा है कि आगे सामने ट्रैफिक पुलिस नहीं है, तो जो आईडी वाला होगा दैट पर्सन विल नॉट केयर,
ठीक है, सोचेगा निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर वो उसकी आईडी क्या कहेगी, वो ये कहेगी कि चलो निकलते हैं। लेकिन सुपर ईगो क्या कहेगी, नो, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये मॉरली इनकरेक्ट है, एथिकली इनकरेक्ट है, हमें जंप नहीं करना है लाइट को, एंड हम यहीं पे रुके रहेंगे, ठीक। एंड उनके बीच में जो ईगो आएगी, ईगो अब इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो कहता है कि मैं तो वही करूंगा जो मेरे मन में आ रहा है, एंड सुपर ईगो जो कहता है कि नहीं, ये मॉरली इनकरेक्ट है, ये नहीं करना है, इन दोनों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है आईडी का एंड सुपर ईगो का। अब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कौन करता है, वो करता है ईगो, उसको रिजॉल्व करता है, ठीक है। ये एक तरीके से इनके बीच में मीडिएशन का काम करता है, ठीक। तो और आईडी से तो हमारी क्या होती हैं, डिमांड्स रेज होती हैं, ठीक है, डिमांड्स। एंड सुपर ईगो से हमारी क्या आती हैं, रेस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज, रेस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज, ओके। एंड ईगो क्या करता है, और फिर डिमांड, अगर कोई डिमांड करेगा और दूसरा अगर कोई उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, राइट, क्योंकि डिमांड करने वाला भी बहुत जिद्दी है, एक्सट्रीम है, एंड जो उस पर बाउंड्रीज लगा रहा है वो भी बहुत जिद्दी है, वो भी एकदम एक्सट्रीम का है। तो उनके बीच में सुलह कराने के लिए आती है हमारी ईगो, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम एक तरीके का मीडिएटिंग पार्ट, मीडिएटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो डिमांड और ये जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इनको रिजॉल्व करने का काम जो होता है वो ईगो का होता है, ठीक है। जो सबसे सेंसिबल चीज है दिमाग की, वो है ईगो, ओके। हालांकि अगेन लेमन लैंग्वेज में ईगो को तो इतना खराब तरीके से दिखाते हैं कि इसके अंदर ईगो बहुत है, राइट, दैट ईगो इज, पता नहीं कौन से ईगो की बात करते हैं वो, लेकिन दिस ईगो ऑफ सिगमंड फ्रॉइड इज अ वेरी वेरी सेंसिबल एंड यूजफुल चीज, ठीक है। तो ये हमारी डिमांड्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, आईडी और सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कराती है, ओके। एंड इट एक्ट्स लाइक अ मीडिएटर, मीडिएट करती है दोनों को, इनके बीच में आती है ये। एंड अगर अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम रियलिटीज पे बेस्ड होती हैं, रियलिटी पे बेस्ड आपकी सुपर ईगो ज़्यादातर मॉरल पे बेस्ड होती है, ठीक है, कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है वहाँ भी इनको मॉरल फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में किसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, वो जो है एक सेंस ऑफ रियलिटी या सेंस ऑफ एक्शन जो होती है, जजमेंट, वो आती है हमारी ईगो से, ठीक है। तो ये होती है किस पे बेस्ड होती है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, ठीक। यहाँ पे आपने देखा ये थी मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड, ये थी प्लेजर के प्रिंसिपल पे बेस्ड, एंड ये इसका जो प्रिंसिपल है वो है रियलिटी, कि ये ज़रूरी नहीं, अगर आईडी ने बोल दिया ऐसे करना है तो ईगो उसको चेक करेगा कि क्यों करना है, एंड अगर ये कहेगा कि नहीं 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 करना, तो भी ये चेक करेगा कि ये क्यों नहीं करना है। एंड रियलिटी में उस चीज़ की जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, ईगो वो चीज़ करेगा, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अच्छा, ईगो जो है ये आपका प्राइमरी प्रोसेस था आईडी, एंड सुपर ईगो आपका लाइक सुप्रीम प्रोसेस है, कॉन्शियस साइकी है, और तो फिर ये कौन सा होगा, ये होगा आपका सेकेंडरी प्रोसेस, ठीक है। ईगो जो होगा वो सेकेंडरी प्रोसेस होगा, ओके। एंड अब आपको समझ आ गया होगा कि जिसके अंदर ईगो डोमिनेटिंग है वो बहुत ही मतलब सक्सेसफुल या वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी के अंदर आईडी डोमिनेटिंग है या किसी के अंदर सुपर ईगो डोमिनेटिंग है, तो वो इंडिविजुअल इतना ज़्यादा एडजस्टिंग नेचर का नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी की ईगो डोमिनेटिंग है तो वो एक बहुत ही वेल एडजस्टेड एंड सक्सेसफुल, जैसे हम कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वेल एडजस्टेड, सक्सेसफुल तो खैर बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं। आप कह सकते हैं कि ईगो जिसमें सक्सेसफुल है, ठीक है, ईगो जिसमें सक्सेसफुल है, यानी कि ईगो अपनी पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, तो वो इंडिविजुअल जो है वेल एडजस्टेड होगा, वेल एडजस्टेड, ठीक है।
क्योंकि ये आईडी और सुपर ईगो वाले तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आईडी को तो अपनी अपनी पड़ी रहेगी, ठीक है, सुपर ईगो वाले को मॉरल्स की पड़ी रहेगी। तो वो दोनों के केस में जो है एडजस्टमेंट वाले इंडिविजुअल्स डेवलप होना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम चीज़ें हैं, ठीक। तो ये थे सिगमंड फ्रॉयड द्वारा दिए गए मेंटल स्ट्रक्चर आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो का। तो हर इंडिविजुअल में ये तीनों चीज़ें होती हैं। आईडी होती है, आईडी तो हम बाई बर्थ लेके आते हैं। देन हमारी सुपर ईगो कैसे डेवलप होती है, जब हम टीचर्स के, फैमिली के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, एंड साथ के साथ हमारी ईगो भी डेवलप होती रहती है इन्हीं प्रोसेसेस के, हमारे जो अपब्रिंगिंग के प्रोसेसेस हैं उनके थ्रू ही, ठीक। एंड आईडी आप जैसे कि मैंने बहुत बारी बता दिया कि अनऑर्गेनाइज्ड रिजर्वॉयर होती है डिज़ायर्स का, विशेस का, एंड हमें उसी टाइम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, उसी टाइम उनको फुलफिल करना है। एंड इसीलिए इनका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है प्लेजर। एंड ये लॉजिक और इन सब चीज़ों को हटाती है, इनके बारे में इनको बाईपास कर देती है, इनको सोचना भी नहीं होता। एंड ऐसे पर्सन जो होते हैं वो, जिनके अंदर की आईडी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहती है, ठीक है, उनकी थिंकिंग एकदम इरेशनल होती है, इलॉजिकल होती है, वो इमोशनली इमेच्योर होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से अगर होती है कहीं पे, तो इट कुड बी वेरी डेंजरस ऑल्सो, ठीक है। एंड कॉग्निटिव ऑपरेशंस में इसका जो प्रोसेस होता है वो प्राइमरी प्रोसेस होता है। एंड इसमें जो एनर्जी होती है, मतलब जिस एनर्जी से ये चीज़ डेवलप होती है वो होती है हमारी लिबिडो एनर्जी, ओके। एंड देन आपकी जो अनदर एक्सट्रीम सिचुएशन है वो है सुपर ईगो की, जिसमें कि पर्सन प्योर, रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल होता है। उनको मॉरल और एथिक्स को हर कीमत पे फॉलो करना होता है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट प्रोसेस, ठीक है, ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। एंड अगर इसमें कुछ गलती कर देते हैं तो फिर उनको गिल्ट भी होता है। एंड इसमें जो प्रिंसिपल होता है वो होता है मॉरल प्रिंसिपल। अब इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं डिमांड एंड रेस्ट्रिक्शंस के, उनको जो रिजॉल्व करता है वो होता है हमारा ईगो। इनके बीच में ये मीडिएशन का काम करता है। एंड ये रियलिटी बेस्ड प्रिंसिपल पे काम करता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ ज़रूरी है वो हमें करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों से ही इनपुट लेता है, एंड जो बेस्ट होता है वो ये चूज़ करता है करने को। एंड ये सेकेंडरी प्रोसेस होता है हमारा, और जिसके इंसान के अंदर ईगो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से डेवलप हुई होती है, वो एक बहुत ही वेल एडजस्ट पर्सन होता है, ओके। सो आई होप दी मेंटल स्ट्रक्चर वाली चीज़ क्लियर है। एंड आई थिंक ज़्यादा हो गया है ये आज के लिए वीडियो। मुझे लगता है शायद 1 आवर तक का हो चुका है ऑलरेडी, तो इसे आगे और स्ट्रेच करना आई थिंक इट वुड बी टू मच। तो हम नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मे बी देखेंगे, अगर एक टॉपिक कवर हुआ तो एक कर लेंगे, 2 हुआ तो 2 कर लेंगे। बट ये समझ आना बहुत ज़रूरी है कि इन्हीं सारी चीज़ों को लेके धीरे धीरे फिर चीज़ें आगे आपकी बढ़ेंगी सिलेबस में। तो आई होप ये आपको क्लियर है। एंड आप इसका स्नैपशॉट ले लेना बाद में। आज हम क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें कि हम लेवल्स पढ़ेंगे सबसे पहले तो कॉन्शियसनेस के। एंड अगर वो कंप्लीट होने के बाद हमें फिर टाइम मिलता है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक इट। एंड कुछ इसमें अगर आपको डाउट्स हैं या एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू कमेंट योर सजेशंस, समथिंग लाइक दैट, सो प्लीज़ कमेंट दैट। एंड शेयर करो आप इसको अपने fellow students, friends के साथ। And if you are new to the channel, please subscribe it. See you in next video. Till then, take care. Bye bye.